के पल्ले क्या है। अब अगर आपको मिलने का, आपने कहा है कि आप इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए तो मिल लेंगे, तो आप एक रिक्वेस्ट तो उनको डाल सकते हैं, और जब अगर आप उनसे मुलाकात करें। मेरी पार्टी अगर कहेगी, मेरी पार्टी कहेगी तो मैं जरूर बैठूं। नहीं तो आप पार्टी से नहीं, आप अपनी पार्टी से इजाजत नहीं ले सकते बिलावल साहब से, जरदारी साहब से, जैसे आपने इमरान खान से ले ली थी सर? हमारी डिस्कशन ये साहब कुछ बातें जो कबल वक्त रीड करनी चाहिए। अच्छा चलें, एक मतलब है, हम अज्यूम करते हैं आपकी मुलाकात होती है खान साहब से, आप उनके कैबिनेट में रहे और आपने हमेशा बड़ा एक अच्छा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखी है, उस वक्त बात करते थे। आपको जब कैबिनेट में था, मेरी बात सुनिए, आज सारी कैबिनेट मौजूद है सर, पूछ ले, मैं कहता था सियासी लीडरों की नकलें ना लगाएं, सियासी लीडरों को अच्छी जबान इस्तेमाल करें, पॉलिटिकल लोगों से डायलॉग करें, पॉलिटिकल लोग बड़ी पार्टियों से डायलॉग जरूर करें ताकि छोटी पार्टी हुकूमत चलाने में ब्लैकमेल ना करें। चीजों को ये गवर्नेंस के लिए, ये मुल्क को डिलीवर करने के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, तो आप इस्तीफा क्यों दिए थे सर? अपनी जात के लिए नहीं करना होता, आप लोगों के लिए करना होता है। आप चांद साहब इस्तीफा क्यों दे गए थे? कोई मतलब है, बाकी तो किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। अब तो ओपन वो सीधी सी बात, हजारा वाला इशू था मेन, क्वेटा का मैं जाऊंगा, फिर उन्होंने कहा वो लाशें ब्लैकमेल करती हैं। उस वक्त बहुत सारे वज़रा, मैं उनका नाम क्या लूंगा, मुसीबत में एक दो, इसलिए मैं उनके नाम नहीं लेता। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। तो ब्रिगेडियर एजाज शाह ने मुझे सेकंड किया था कि जाना चाहिए, ब्रिगेडियर एजाज शाह ने कहा कि जाना चाहिए। तो बाकी जो वो नहीं गया, उसके बाद उन्होंने कहा बुज़ार की तारीफें करें, बुज़ार की जो तारीफ नहीं करता, जो हजारा के ऊपर टो नहीं करता, उन्होंने कहा जो मेरी पॉलिसी को टो नहीं करता वो कैबिनेट से रिजाइन करते हैं, डेमोक्रेटिक वे है। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने दूसरे दिन जाकर रिजाइन किया। उन्होंने कहा मैंने आपसे तो इस्तीफा नहीं मांगा। मैंने कहा जी आपने कैबिनेट में कहा था ना, जो मेरी पॉलिसी को टो नहीं करता वो रिजाइन कर दिया, तो मैं नहीं आपकी पॉलिसी को टो कर सकता। ये जो आपकी कन्फ्रंटेशन वाली पॉलिसी है, जो आपकी इस तरह की पॉलिसी है, वो पार्लियामान के अंदर देखिए, मैं असद कैसर साहब आज हैं, असद कैसर साहब को मैं कहता था कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, असद कैसर साहब मुझे कहते थे यार वजीर आजम से पूछ के बताओ। वजीर आजम, तो मैं कहता था आप स्पीकर हो, आप खुद कुछ इनिशिएटिव लो, फिर वजीर आजम। तो वजीर आजम ने नहीं कहा कि मैं जनरल फैज से पूछ के बताऊंगा मैं। पार्टी मेनली कर्नल लियाकत था, जनरल फैज तो दूर की बात है, लियाकत भी उनसे पारी था। नहीं, उन पे वो कहते पार्लियामेंट को वो कर्नल लियाकत साहब चलाते थे, जो बातें आती हैं उनके नाकदीन कहते हैं, चलाते थे, हाजिरियां लगाते थे लोगों की हाजिरियां पूरी करते थे। ये एमएनएस की स्पीकर और सेक्रेटरी के चैम्बर में बैठे होते थे। अच्छा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, ये बताएगा आपको इमरान खान साहब से मुलाकात हो, क्या मशवरे देंगे सर उनको? क्योंकि मैं फिर कहता हूँ उनकी पार्टी में रहे, आप हमेशा उनको ये मशवरे देते थे कैबिनेट में, आज आपको मिलना पड़े, जो जितना क्यास है, मैस है। समझता हूँ कि ये जो खलासा साहब, ये जो गाली गलौच वाली सियासत है, ये खत्म होनी चाहिए। मुल्क बड़े मुश्किल हालात में है, आप सारे सूबे देखें, सारे हालात देखें, हमारा कोई सी इदारों में रिफॉर्म नहीं हो रही, हमारे टकराव ना पार्लियामान प्रॉपर डिलीवर कर रहे हैं, जिसका बिलावल साहब ने कहा है, ना सुप्रीम कोर्ट डिलीवर कर रही है, ना हमारे और इदारे डिलीवर कर रहे हैं। तो इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए मैं समझता हूँ कि खान साहब को अपना किरदार अदा करना चाहिए और हुकूमत को पहल करनी चाहिए। लेकिन हुकूमत पता नहीं क्यों नहीं कर रही। मैं समझता हूँ हुकूमत को बार बार ओपन मुज़ाकरात की दावत नहीं सर, आपके इस वक्त बार बार देनी चाहिए, और कुछ ऐसे CBM भी करने चाहिए, कुछ ऐसे मेजर्स करने चाहिए जिससे अपोजिशन को भी लगे कि हुकूमत हमसे, हमें कुछ रहते भी देने के लिए तैयार है, हमें साथ साथ बात करने के लिए तैयार है। तो आप इज्जत के साथ डील करें एक दूसरे को। सियासतदान हम तारीख में हमने देखा है, PNA की तहरीक चली, कन्फ्रंटेशन हुई, अल्टीमेटली जो नेशनल पार्क का जो एस्टेब्लिशमेंट का टारगेट था, भुट्टो साहब को लटका दिया तो थ्रू जुडिशरी। अब देखिए, जब सियासतदान, जब भुट्टो साहब को फांसी के बाद फिर सियासतदान बैठ गए आपस में, फिर इलेक्शन भी हुए, फिर सारा कुछ हुआ, तो एक बड़े हादसे का इंतजार क्यों करें हम उससे पहले ये इकट्ठे बैठे। सर, आपकी पार्टी के वो जो ये सदर जरदारी साहब हैं, वो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त इस मुल्क के। सर, बड़े अच्छे तल्लुकात हैं उनके नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से, आपके इवन PTA के साथ बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप हैं आपकी पार्टी के। तो यहाँ जरदारी साहब इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते कि वो बैठ कर हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी वो बिठाएं? अपोजिशन का इमरान खान साहब का ये क्लेम है जी, मेरे 8 फरवरी के सारे इलेक्शन चोरी कर लिए, हमारी 30-35 सीटें खा गए खवातीन की, हमारे साथ ज्यादतियाँ की हैं, हमारी वो वापस करें, फिर हम बातचीत करेंगे। मैं जो हमारी पार्टी के अंदर डिस्कशन भी हुई है, इनिशिएटिव तो ले ले, लेकिन इमरान खान साहब की गारंटी कौन दे कि वो जो बात करेंगे उस पर खड़े रहेंगे, या उनकी पार्टी के अंदर कौन सी टीम है ऐसी B टीम जिसको ये इख्तियार हासिल है
कि वो इंडिपेंडेंट बातचीत कर ले। चंद साहब, इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि बानी पीटीआई बातचीत भी तो नहीं करना चाहते सियासतदानों से। वो नहीं करना चाहते, लेकिन उसके बावजूद वो तो कहते हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात बगैर करूंगा नहीं। मैं समझता हूँ यही उनकी कमजोर पॉलिसी है। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया सर, ग्रेटफुल। थैंक यू सर। नदीम अफजल चंद साहब हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ क्लास साहब ने बात की, अभी जिक्र छेड़ा कि ये जो आईनी तरमीम है इससे इस्टेब्लिशमेंट भी कोई खास खुश नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे और मजीद भी बात करेंगे जो बानी पीटीआई ने गुफ्तगू की है, वो जिस तरह की तनकीद कर रहे हैं और उसकी जो दर्जात हैं वो रोजाना बढ़ाते जा रहे हैं, ये किस तरफ मामला जा रहे हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, बात करेंगे जो आईनी तरमीम के हवाले से। अब तो जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी इनफरादी तौर पे भी कह रही हैं कि हम एंडोर्स करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ आप ही जिक्र कर रहे हैं कि कुछ खबरें हैं इस हवाले से। एक दो इम्पॉर्टेंट खबरें हैं जो कि मेरे सोर्सेज से मुझे पता चला कि पॉलिटिकल सोर्सेज से जिस तरीके से इन्होंने ये तरामीम पास कराने की कोशिश की है हुकूमत ने, इस पे मुक्तदर हल्के के हैं, एस्टेब्लिशमेंट के हैं, दे आर नॉट हैप्पी। अच्छा, ये मेरी खबर है बड़ी, ये कंफर्म आपको बता रहा हूँ। उनका ये ख्याल है जो हुकूमत को कन्वे किया गया है, पहले भी इनसे राब्ते में थे, साफ ज़रा एक बड़ी बिग कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आ रही थी और ये बगैर हमारी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के नहीं आ सकती। माजी में इस तरह की अगर कोशिशें की भी गई कि हम कोई सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जुडिशरी के नाम पे कुछ चेंजेस करें, तो वो इस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं चाहती थी कि इससे प्राइम मिनिस्टर जो ये बहुत पावरफुल हो जाएंगे और कल को डिक्टेट कराएंगे, तो वो नहीं होने देंगे। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस विच आई कैन कोट। आपकी दफ़ा दे रहे थे, दीगर भी कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ये मैं थ्रू हूँ फॉर वट एवर रीजंस। आपने देखा भी होगा कि आपको कहीं से कोई एस्टेब्लिशमेंट का कोई रुकावटें डालते नज़र नहीं। अगरचे यहाँ पे आपको पता है गॉसिप्स और मतलब ह्यूमर मॉन्गरिंग तो चलती रहती है, कोई ना कोई साची थ्योरी तो हम ढूंढ ही लेते हैं कि नहीं जनाब के कुछ लोग चाहते थे, नहीं चाहते थे, इसलिए शायद मौलाना साहब को आखिरी लम्हे पे कहा गया जी आप पीछे हट जाएं, हुकूमत इससे ताकतवर हो जाएगी, बला बला चीज़ें। लेकिन आप ये देखें कि इसका फ़ायदा सबको हो रहा था। ये तरामीम जो आ रही थी उनको एतराज़ इस बात पे है कि आपने ये 90 और कुछ 100 के करीब तरामीम का पैकेज पूरा तैयार कर लिया। मतलब कौन इस पे आप एक जाके आप इस शिक पे उन पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे, या तो आपके पास अपने नंबर्स पूरे हों, अपनी पार्टी के होना, चलें पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के, अगर इनके पास पूरे 232 या जितने भी बनते हैं, 24-26 जितने भी बनते हैं वो पूरे नंबर्स हैं, फिर तो आप अपनी मर्जी का 100 करें या 150 करें, जैसे लास्ट टाइम इन्होंने उस 18वीं तरमीम पे किया था 2010 में। अब जब आपके पास नंबर ही नहीं है तो आपको इतनी बड़ी आपको 100 का पूरा पलंदा बनाने की क्या ज़रूरत है। जो ऑब्जर्वेशन दी गई है, आप सीधी एक दो तरमीम करते और सीधी लेकर जाते, पहले अपने लाइफ से बात करते, उनको एतमाद में लेते कि भाई साहब एक ही तरमीम चाहिए थी, जिससे आपने वो कहते हैं 1 तीर से 2-4 शिकार जो भी करने थे, कि हुकूमत को इस वक्त सूट करता है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट भी कंटिन्यू करे और मौजूदा चीफ जस्टिस भी कंटिन्यू करें। इसी पे कंट्रोवर्सी है ना सारी के जनाब। इस वक्त नाम तो आ रहा है इनका, ये काजी साहब का आ रहा है, और काजी साहब ने अपने आप को अगर जिस तरीके का उन पर इल्ज़ामात लगे हैं या अलाइन किया है कि जनाब को हुकूमत के साथ खड़े हैं, खान साहब जो कहते रहते हैं, तो उनका ये ख्याल था कि आपको एक ही तरमीम देनी चाहिए थी कि 3 साल के लिए हम सब की सर्विसेज की एज बढ़ा रहे हैं। और बताया जाता है कि भुट्टो साहब के शायद दौर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, तो ये 55 साल उम्र थी, इसको बाद में वो 60 किया गया, क्योंकि आपकी एवरेज एज जो है ना पाकिस्तानियों की वो बढ़ती गई, एक्सपेक्टेंसी जिसे कहें या लाइफ जो थी वो आपकी एवरेज लाइफ जो थी वो बढ़ती गई, तो उसके साथ साथ उन्होंने एज भी बढ़ाई, तो 55 से 60 की कि वो कहते 60 से अब 63 कर दें, 3 साल बढ़ा दें, तो आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक सबकी बढ़ा दें अक्रॉस द बोर्ड, जितने भी लाखों आपके एम्प्लॉइज़ हैं। उसकी और भी वजूहत नहीं, फाइनेंशियल इशू थे। अच्छा, ये तजवीज़ आज की भी नहीं है, मैं ये बताऊं, जनाब मुशर्रफ के दौर में भी है, ये हर दौर में तजवीज़ आती रही है कि आपको यकदम पेंशनर्स जो है उनका जब पैसा देना पड़ता है, ग्रेजुएटी पेंशन, ये तो इतना बड़ा पैसा बनता है जो हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं होता, देन दे हैव टू बोरो फ्रॉम द बैंक्स ऑन कमर्शियल रेट्स। तो IMF इनको ये तजावीज़ इस तरह की देती रही है कि आप इनको इस बर्डन से निकलने के लिए थोड़ा सा लोगों को सैलरी पे रखें, लोगों को सैलरी पे रखें, सारा पैसा जो आपको निकालना पड़ता है देना पड़ता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इस पर बड़ी डिबेट आज की नहीं है, पहले की है, ये लोग बहुत सारे जानते हैं इस मसले को। सो उनका ख्याल था कि आपको फिर जजेस की करनी है तो 65 से उनकी 68 हो जाएगी वहाँ पे।
और जो मतलब आपके मिलिट्री अफसरान हैं जो भी हैं, तो वो उनकी भी वो 3-3 साल जाएगी, तो वो सबको कवर कर रहे थे। ये सरकारी अफसरान भी कवर हो रहे हैं 1 से लेकर 22 तक, आपके सिविल मिलिट्री या आपके जजेस सारे हो रहे थे। आपने वो कहते इतना लंबा वाया भटिंडा जाके आपने सारे काम किया और आपने इसको कंट्रोवर्शियल कर दिया, जिसके बाद बहस शुरू हो गई, नंबर 1। दूसरा, इस तरह की तरमीम जो ये इंपॉर्टेंट थी, आप ये चीज़ें पहले अपने अलाइज के साथ या पार्टनर्स के साथ या जिनके साथ अपने वोट लेने, कॉन्फिडेंस लेने, आपने एक थिएटर लगाया, थिएटर ऑफ द अपसर्ड जो कहते हैं, एक बहुत बड़ा सर्कस लगाया आपने। पार्लियामेंट के इजलास बुला लिया, रात को इजलास हो रहे हैं, दिन को हो रहे हैं, रात को 12 बजे हो रहे हैं, और जनाब उसी वक्त मौलाना साहब के पास हम घर जा रहे हैं, हम जो टीवी चैनल पर बैठे हैं, ब्रेकिंग लग रही है, उसके फट्टे चल रहे हैं और पूरी कौम पैनिक में है। वो अपोजिशन वाला दिन आधी रात तक यही सिलसिला, यही आपका ये मतलब चांदमारी लगी रही और महाभारत चलती रही। पूरी दुनिया में ये था कि पाकिस्तान को अदलिया पे कोई अटैक होने वाला है, कोई हमले होने वाले हैं।